हार गया फौजी बेटा। जब उसका दर्द मुझसे न देखा गया तो मैं उठकर चला गया उसके बेड के पास, जो न्यूरो सर्जरी वार्ड का बेड नंबर 4 था, जिस पर वह 6 फीट से भी ज़्यादा लंबा और मजबूत जिस्म का जवान सुबह ही भर्ती हुआ था। आने के बाद से ही वह रह रहकर दर्द से बिलबिला पड़ता था। उसकी गर्दन से भी बड़ा हार्ड कॉलर लगा हुआ था, जो पीछे आधे सिर से लेकर कंधे से नीचे तक था, आगे ठुड्डी से लेकर नीचे सीने तक। मैंने उसे अपना परिचय देकर पूछा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है क्या? उसने धीरे से आंखें खोली, रत्ती भर गर्दन मेरी तरफ किए बिना ही नज़रें तिरछी कर मुझे देखा, फिर मुस्कुराने की असफल कोशिश करते हुए बोला, हाँ अंकल जी, दर्द बहुत ज़्यादा है। अंकल शब्द ने मुझे उससे एकदम से भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। दिमाग में अचानक ही यह बात कांच की तरह कि हमारी नई पीढ़ी हमारे सनातन संस्कारों से अभी तक एकदम से रिक्त नहीं है। पूरा न सही, अंकल आंटी डैड मॉम के सहारे ही सही, अभी भी सनातन संस्कार प्रवाहमान हैं। मैंने बड़ी आत्मीयता से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बात आगे बढ़ाई और पूछा, तुम्हारे गले में क्या हुआ है? तो उसने बीच बीच में उठती दर्द की लहरों को सहन करते हुए बताया कि वह एक फौजी है, भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात है। एक दिन घुसपैठियों आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई, उन्हें दबोचने की कोशिश की गई तो पाकिस्तानी फौजियों ने उनके लिए कवर फायरिंग शुरू कर दी। उनकी टीम ने हमले के बावजूद 4 आतंकवादियों को मार गिराया, 2 पाकिस्तानी फौजी भी मारे गए, जबकि इधर वह स्वयं और उनके 3 साथी गोलियों से बुरी तरह छलनी हो गए। दुर्भाग्य से यह भी हुआ कि जिस घायल लाए जा रहे थे वह बेहद खराब रास्ते के कारण एक जगह पलट गया, जिसमें सभी को और चोटें आई। मगर भगवान की इतनी कृपा रही कि आर्मी हॉस्पिटल में सभी बेड 1.5 महीने में ही चंगे हो गए। वह भी हो गया, लेकिन साथ ही डॉक्टर ने यह भी कहा कि 2 महीने बाद ही ड्यूटी पर जाने के लिए फिट हो पाएगा। डॉक्टर की सलाह पर ही उसे 2 महीने की मेडिकल लीव मिल गई और वह घर आ गया। घर आने के कुछ दिन बाद ही उसकी गर्दन और एक हाथ पैर में दर्द और अकड़न शुरू हो गई, जो तेजी से बढ़ती गई। बस्ती जैसे छोटे शहर के डॉक्टरों ने कहा, इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, लखनऊ जाइए। यहाँ आर्मी हॉस्पिटल में दिखाना चाह रहा था, लेकिन साथ आए एक रिश्तेदार के कहने पर बलरामपुर हॉस्पिटल चला गया। वहाँ डॉक्टर ने जो बताया उससे सब घबरा गए। फिर डॉक्टर की सलाह पर यहाँ पीजीआई आए। यहाँ बता रहे हैं कि स्थिति बड़ी गंभीर है और गले का बड़ा ऑपरेशन होगा, टाइटेनियम की प्लेट लगानी पड़ेगी। ऑपरेशन के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हाथ पैर जो कुछ भी दिनों में बेहद कमज़ोर हो गए हैं वह ठीक हो ही जाएंगे। संभावना तो यह भी है कि हालत और बिगड़ जाए, शरीर अपंग हो जाए। ऑपरेशन में जान जाने का भी खतरा ज़्यादा है। पर घर का इकलौता वही कमाऊ पूत है। पिता पिता की किसानी से थोड़ा बहुत कर लेते हैं। एक बहन की शादी पिछले वर्ष की, उनका काफ़ी कर्ज अभी सिर पर है। 2 छोटी बहनें अभी शादी को बची हैं। पिछले कुछ दिनों में ही अच्छी खासी रकम खर्च हो चुकी है, आगे न जाने कितना खर्च आए। इन सभी बातों में दर्द मानो बढ़ा दिया है। उनकी बातों ने मुझे द्रवित कर दिया। मैंने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, परेशान मत हो बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मरीज को ऑपरेशन के रिस्क के बारे में बताना डॉक्टर का कर्तव्य होता है। वैसा ही हो जैसा यह ज़रूरी नहीं। यह बहुत बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल है। एक से एक बढ़कर एक काबिल डॉक्टर और बड़ी-बड़ी मशीनें हैं। बहुत गंभीर रोगी भी यहाँ आसानी से ठीक होते देखे हैं हमने। मेरी इस बात पर वह इतने दर्द के बावजूद हल्के से मुस्कुरा उठा। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल जी, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी सभी बातें सही निकले। यहाँ भर्ती होने के लिए हमने इतने पापड़ बेलने पड़े
कि अजीज होकर सोचा कि चला चलूं वापस, जो होगा देखा जाएगा। मेरे बूढ़े पिता की टांगें दौड़ते दौड़ते, डॉक्टरों की मिन्नतें करते करते थक गई थी, काँप रही थी। उनकी और बहनों की आंसू भरी आंखें देख देख कर मन में आता कि इससे अच्छा तो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो जाना अच्छा था। कम से कम मेरे घर वालों को यह जलालत तो नहीं झेलनी पड़ती। मेरे बड़े अधिकारियों ने जब 2 सीनियर्स को भेजा, यहाँ के आला अधिकारियों को फ़ोन किया कि जब मुझे 2 दिन बाद भर्ती किया गया, यह 2 दिन बाहर इस कैंपस में मैंने मेरे परिवार से गंदगी, मच्छरों और बंदरों के साए में कैसे काटे यह बता नहीं सकता। इमरजेंसी में कोई देखने को तैयार नहीं था। अगले दिन आइए, ओपीडी में आइए, न जाने कहाँ-कहाँ आइए। यह सब देख देख के बस एक आवाज़ मन में आती, वाह रे व्यवस्था! वाह रे मेरा देश! जब फौजियों की यह हालत है तो बाकी जनता किस पीड़ा से गुजरती होगी। सुबह से दर्द के बारे में न जाने कितनी बार कहा, लेकिन कोई नहीं सुनता। हाँ, ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, क्या परेशान कर रहे हो? एक तुम ही नहीं हो, और भी पेशेंट हैं वार्ड में, बस डॉक्टर चल देते हैं। डॉक्टर हो या नर्स, राहत वाली बात है तो सिर्फ इतनी कि कुछ डॉक्टर्स और नर्स बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। यह सब कुछ देख के ही मुझे यह यकीन हो गया है कि यह इतना बड़ा हॉस्पिटल इन कुछ अच्छे लोगों के कारण ही चल रहा है। यह दुनिया उस व्यवस्था से इतना आहत देखकर मैंने समझाते हुए कहा, बेटा इन बातों को इतनी गंभीरता से मत लो। सभी इन हालात का सामना करते ही हैं। इतनी टेंशन तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। फिर कोई और कई बातें करके मैं अपने बेड की ओर बढ़ना चाह रहा था, क्योंकि मेरी बूढ़ी टांगें जो बीमारी के कारण और कमज़ोर हो रही थी, जवाब देने लगी थी। इसी बीच आधे घंटे का विजिटिंग आवर शुरू होते ही उनके पिता और दोनों बहनें आ गई। वह सब आपस में ठीक से बात कर सकीं, इस गरज से मैंने उनसे सिर्फ परिचय लेने देने तक ही बातचीत की और अपने बेड पर आ गया। मेरी आंखें भी इंतज़ार करने लगी। 3 बेटों, बहुओं, 2 बेटी, दामादों में से शायद कोई मिलने आएगा। 5 दिन से कोई नहीं आया था, जबकि 2 बेटे और 1 बेटी इसी शहर में रहते हैं। गनीमत थी तो सिर्फ यह मैं बेड पर आ गया। मेरी आंखें भी इंतज़ार करने लगी कि 3 बेटों, बहुओं, 2 बेटी, दामादों में से शायद कोई मिलने आएगा। 5 दिन से कोई नहीं आया था, जबकि 2 बेटे और 1 बेटी इसी शहर में रहते हैं। गनीमत थी तो सिर्फ यह कि दिन भर में किसी न किसी एक का फ़ोन ज़रूर आ जाता था और इतना कहकर कट भी जाता था कि आप ठीक हैं ना? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उसने क्या कहता कि बच्चों, बुढ़ापे में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके बारे में तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो। 5-5 बच्चों का पिता होकर भी लावारिस से यहाँ पड़ा हूँ। कोई पुरसा हाल नहीं है। काट खाने को दौड़ते इस अकेलेपन का कोई इलाज है क्या? इस पीजीआई में मेरी आंखें भर आई। रुक्मणी का चेहरा आंखों के सामने था। मन में हुक सी उठी कि अच्छा हुआ तुम यह सब देखने से पहले ही चली गई। अब मुझे भी बुला लो अपने पास। अब काटे नहीं कटता ये जीवन। मेरे विचारों की श्रृंखला सिस्टर की तीखी आवाज़ ने भंग कर दी। कर्कश स्वर में चिल्ला रही थी, चलिए बाहर, चलिए मिलने का टाइम ख़त्म हो चुका है। जब तक 5 बार चिल्लाओ नहीं, तब तक जाने का नाम ही नहीं लेते। उनकी कर्कश आवाज़ ने असर दिखाया और देखते-देखते सारे विज़िटर्स वार्ड से बाहर हो गए। अब बाकी पेशेंट्स भी बेड पर मेरी तरह अकेले रह गए। मगर मेरे और उनके सबके अकेलेपन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वह सब बेड पर अकेले थे, लेकिन बाहर उनके घरवाले उनकी तीमारदारी के लिए बराबर बने हुए थे। इसलिए बीमारी की लाख तकलीफ़ों के बावजूद सभी के चेहरों पर एक ख़ास तरह की चमक थी, मुसीबत में अपनों का साथ होने की चमक। यह फ़ौजी भी तमाम तकलीफ़ों के बावजूद अपने चेहरे पर राहत की लकीरें लिए हुए था। कुछ मिनटों के लिए उनका अधिकारी मिलने आया था, उसके साथ और कई फ़ौजी जवान थे। अधिकारियों ने जाते समय
बड़ी आत्मीयता से उस बहादुर फौजी के सिर पर हाथ रखा था। उस रात मैं बड़ी गहरी नींद सोया था, इसलिए नहीं कि मुझे सुकून का कोई कतरा मिल गया था। सोया तो इसलिए था क्योंकि नर्स ने मुझे गलती से नींद की दवा की डबल डोज दे दी थी, जिसकी खुमारी अगले दिन भी महसूस कर रहा था। अगले दिन शाम को जब मैं बड़ा सुकून महसूस किया, तब यह पता चला कि उस बहादुर फौजी का 2 दिन बाद ऑपरेशन होगा। यह जानकर मैंने ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया कि चलो 2 दिन बाद देश का एक होनहार बहादुर फौजी अपनी तकलीफ़ों से काफ़ी हद तक मुक्ति पा लेगा, फिर जल्दी ही स्वस्थ होकर पुनः वतन की रक्षा में लग जाएगा, फिर से अपने माँ-बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अपनी बहनों की अपनी शादी कर सकेगा, एक खुशहाल जीवन जिएगा। उस दिन मैंने टुकड़ों-टुकड़ों में कई बार बातें की। उनकी बातें बड़ी दिलचस्प थी। अपने सपनों के बारे में बताते-बताते उसने हँसते हुए यह भी बताया कि यह 6 बच्चे पैदा करेगा और सभी को फ़ौज में भेजेगा। मैंने कहा, अगर लड़कियाँ हुई तो? तब उसने कहा, उनको भी फ़ौजी बनाऊँगा। अब तो लड़कियाँ भी फ़ौज में आ रही हैं। जय हिंद। मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर